माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, यानी कि अभिक्रियावेग का टक्कर सिद्धांत। अभिक्रियावेग रेट ऑफ रिएक्शन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आपको हमने बताया भी है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रियावेग। उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन के संदर्भ में कोलिजन थ्योरी है, एक टक्कर सिद्धांत है। क्या कहता है ये टक्कर सिद्धांत? आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। वो कहता है रिएक्शन अकर ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो कोलिजन विद वन अनदर। वो कह रहा है कि एक अभिक्रिया तभी होती है जब अभिकारी अणु रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन टक्कर होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, वो कह रहा है ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आर इफेक्टिव। कह रहा है जितनी भी टक्करें होती हैं वो सभी टक्करों के फलस्वरूप रिएक्शन नहीं होता है, केवल ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आर इफेक्टिव। जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है, टक्करों की कुल संख्या है, उनका कुछ भाग ही प्रभावी होता है और उन टक्करों को उन इफेक्टिव कोलिजन यानी कि प्रभावी टक्करें कहते हैं। लीड टू रिएक्शन रिजल्टिंग इन द परफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि उत्पाद बनने के लिए जो टक्कर हो रही है वो है प्रभावी टक्कर है, और जितनी टक्करें होती हैं वो सभी प्रभावी नहीं होती हैं, उनका कुछ भाग, एक पार्ट ही केवल प्रभावी होता है। वो कह रहा है द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव ओनली व्हेन। कब प्रभावी टक्कर होती है अभिकारी अणुओं के बीच में, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कब होगी प्रभावी टक्कर? वो कह रहा है ओनली व्हेन दे एक्वायर ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब वो एक ऊर्जा की निश्चित मात्रा को ग्रहण कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ये जो डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कह रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be possessed by the reacting molecules to make effective collision। यानी कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो अभिकारक अणु हैं, उनमें वह निम्नतम ऊर्जा जो उन्हें अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम कहते हैं उस अभिक्रिया की थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि देहली ऊर्जा। ठीक है, साथ ही कहता है द एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू यील्ड प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे आप EA से रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो कह रहा है कि अभिकारी अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारी अणुओं में अभिक्रिया करने के लिए जरूरी होती है, आवश्यक होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इस सबको हम समझते हैं एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से। देखिए, ये एनर्जी लेवल है और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक, ET से रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, यानी देहली ऊर्जा तल। देखिए, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यहां से ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। ये एवरेज एनर्जी है जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, अभिकारी अणुओं की एवरेज एनर्जी है। ठीक, और अभिक्रिया का जो उत्पाद है उस प्रोडक्ट की जो एवरेज एनर्जी है वो यहां पे ये इस डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो ये एवरेज एनर्जी है, ये एवरेज एनर्जी तो सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में होती है, और वो सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, प्रभावी मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। वो कह रहा है कि अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में टक्कर होना जरूरी है। सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती,
केवल कुछ टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है, और जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। और प्रभावी टक्कर होने के लिए अणु में उसकी औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना जरूरी है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद बन सके। ठीक है, तो जब इनमें टक्कर हो रही है आपस में, मॉलिक्यूल्स में जब टक्कर होती है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो एवरेज एनर्जी है उससे अधिक एक ऊर्जा को अडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और उनका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और वहां तक पहुंच जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, जहां तक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारु अणु में ऊर्जा होना आवश्यक है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे आप कहते हो देहली ऊर्जा, यहां तक पहुंच जाता है, और ये जो टक्कर होगी इन अणुओं में वो होगी प्रभावी टक्कर, उसे बोलेंगे हम इफेक्टिव कोलिजन, और उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, देहरी ऊर्जा तल। ठीक, तो ये तो हुई एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड। अब यहां तक तो है इसकी एवरेज एनर्जी। ठीक, और इस एवरेज एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए देखिए ये जो गैप है, ये वाला इतना गैप आप देख रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है ये है एक्टिवेशन एनर्जी, इसे हम कह रहे हैं EA। यह है सक्रियण ऊर्जा। तो क्या है, औसत ऊर्जा से अधिक वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, ये तो एवरेज एनर्जी हो गई। तो एवरेज एनर्जी से अधिक वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारी अणुओं में अभिक्रिया करने के लिए जरूरी है। अभिक्रिया कब करेगा, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा उसका एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये है एवरेज एनर्जी और ये है निश्चित न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, जो औसत ऊर्जा से अधिक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारी अणु में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होना जरूरी है, उपस्थित होना जरूरी है, ताकि वह थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच सके। ठीक, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया हो, रिएक्शन हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। तो अभिकारी अणु में वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, उसकी औसत ऊर्जा से अधिक वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया होने के लिए जरूरी है, उसे हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यह एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब चूंकि ये जो डिफरेंस है ये है डेल्टा एच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की एवरेज एनर्जी में। ठीक है, ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है, ये एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये डेल्टा एच क्या हो गया, डिफरेंस हो गया एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स का। ठीक है, तो ये जो ये लेवल है यहां से प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी लेवल ये है। तो यहां से इस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए केवल इतना एनर्जी आवश्यक है, रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, अगर प्रोडक्ट से पुनः क्या बने, रिएक्टेंट। ठीक, अभिक्रिया तो यहां आने पर ही होगी, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तल तक पहुंच जाएगा क्या, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी, तभी रिएक्शन होगी, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो चाहे वो रिएक्टेंट्स हो। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तल नीचे आ सकता है यदि आप इसमें यूज करें कैटलिस्ट। क्या करते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस प्रकार अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है। आप देखते हैं जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का मैकेनिज्म को भी आप इसके माध्यम से समझा सकते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू को कम कर देता है। मान लीजिए ये जो रिएक्टेंट है और यहां से हमने इसमें अगर मिला दिया कोई कैटलिस्ट, तो यहां पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये इसने इसको जो है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है उसको घटा दिया। पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी थी ये, अब एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ये। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो गया, नीचे आ गया। ठीक, और यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये इसका जो है लेवल ये भी कम हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया EA। ठीक है, तो ये किसने किया काम, ये काम किया कैटलिस्ट ने। ठीक है,
तो यही कारण है, यही रीजन है कि जो कैटलिस्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे फ्रैक्स ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल, जिससे क्या होता है, जो इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रभावी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो है नंबर बढ़ जाता है। और अभिक्रिया वेग किस पे निर्भर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, प्रभावी टक्करों की संख्या। और प्रभावी टक्करों की संख्या जब बढ़ जाएगी, जब इफेक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक, इसी के साथ साथ एक छोटा सा ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूं मॉलिक्युलरिटी पर। क्या है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्या है अभिक्रिया की आणविकता। देखिएगा, अभिक्रिया की जो मॉलिक्युलरिटी है, एक्चुअल में जो उसका प्रारंभिक स्टेप होता है, जो एलिमेंट्री स्टेप होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की नंबर होता है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में व्यक्त प्रारंभिक पद, एलिमेंट्री स्टेप में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कहलाती है उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। देखिए, अभी तक जितनी भी अभिक्रियाएं ज्ञात हैं उनमें पार्टिसिपेंट मॉलिक्यूल के बेसिस पे इन एलिमेंट्री स्टेप प्रारंभिक पद में ये जो मॉलिक्युलरिटी है ये मुख्यतः 3 हो सकती है, 1, 2 या 3 प्रकार की ये अभिक्रियाएं हो सकती हैं, यूनिमॉलिक्युलर, बाइमॉलिक्युलर और ट्राइमॉलिक्युलर। यूनिमॉलिक्युलर का मतलब है एक अणु का अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में, जिसके प्रारंभिक पद में एलिमेंट्री स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता हो, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक है, बाइमॉलिक्युलर रिएक्शन में क्या होगा, द्विअणुक अभिक्रिया में क्या होगा, जिसके एलिमेंट्री स्टेप में 2 मॉलिक्यूल एक साथ भाग लेते हैं। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं बाइमॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक है, द्विअणुक अभिक्रिया। और ट्राइमॉलिक्युलर रिएक्शन क्या होते हैं, जिसके प्रारंभिक पद, एलिमेंट्री स्टेप, जब अभिक्रिया आरंभ हो रही है तो उस प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो, 3 हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी उन्हें ट्राइमॉलिक्युलर कहते हैं, त्रिअणुक कहते हैं। इससे अधिक मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन की ज्ञात नहीं है। देखिए, ट्राइमॉलिक्युलर में भी क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिएगा 1, 2 और 3। जब ये 3 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन करें तब होगा ट्राइमॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी अभी कोई रिएक्शन ज्ञात नहीं है जिसकी मॉलिक्युलरिटी मोर देन 3 से अधिक हो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये यूनिमॉलिक्युलर, बाइमॉलिक्युलर एंड ट्राइमॉलिक्युलर टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।